आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के सारे पॉइंट्स जान लिए थे। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है? डिवेंचर्स का रीपेमेंट करना। डिवेंचर एक तरह के क्या होते हैं, कंपनी लोन लेती है पब्लिक से, तो जाहिर सी बात है आप किसी से भी लोन लेंगे तो उस लोन का रीपेमेंट एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद करना होगा। तो डिवेंचर्स भी एक तरह क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एक लोन, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक, जो कंपनी को क्या करना है, रीपेमेंट करना है इसका एक फिक्स पीरियड के बाद। ठीक, तो अब रिडेम्पशन करने के लिए कंपनी कैसे रिडेम्पशन कर सकती है डिवेंचर्स का? तो यहाँ पे या तो उसी को रिडेम्पशन करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, या तो अपने जो भी उसके पास कैश अवेलेबल है उससे कर दे। ठीक, जो भी उसके पास कैश है उससे पैसा इकट्ठा दे दे, या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करे। तो इकट्ठा दे देगा तो एक फिक्स पीरियड के बाद 4 साल 5 साल के बाद इकट्ठा पेमेंट हो जाएगा सारे के सारे डिविजन्स के अमाउंट का। या तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऐसे होता है कि भाई 5 लाख का डिवेंचर है तो 5 लाख को 1-1 लाख के इंस्टॉलमेंट में हम अलग अलग करें हर साल। ठीक, तो ये हो गया थ्रू कैश। अब देखो, या तो हम डिवेंचर होल्डर्स को हायर रेट के शेयर्स दे, डिवेंचर होल्डर्स को शेयर्स दे दें, या डिवेंचर्स ही दे दें लेकिन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ठीक, वो भी एक्सेप्ट कर सकता है कौन? डिवेंचर होल्डर। आ रहा समझ में? जैसे हम परचेज करते हैं एसेट्स, तो एसेट्स का पैसा पे करने के बजाय, कैश वैश देने के बजाय हम क्या कर देते थे, शेयर इशू कर देते थे, या फिर वेंडर को डिवेंचर्स इशू कर देते थे। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी है। डिवेंचर होल्डर्स को रीपेमेंट जब करना होगा कंपनी को, तो कंपनी उनको पैसा देने के बजाय क्या ऑफर कर सकती है, शेयर या डिवेंचर। अगर डिवेंचर होल्डर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसी को बोलते हैं रिडेम्पशन थ्रू कन्वर्जन। ठीक, यानी कि डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है शेयर्स में या हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिवेंचर्स में। ठीक, अब देखो, इसके अलावा कंपनी एक काम और कर सकती है कि डिवेंचर्स को परचेज कर ले ओपन मार्केट से मैच्योरिटी डेट से पहले। अगर मैं ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है कंपनी डिवेंचर होल्डर्स से डिवेंचर्स को मैच्योरिटी से पहले, तो अब जाहिर सी बात है वो डिवेंचर्स कंपनी के पास ही होंगे, तो कंपनी उनको कैंसिल कर देगी, रिडीम हो जाएगा। अब डिवेंचर होल्डर को पैसा मैच्योरिटी पे लौटाना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है थ्रू परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट बिफोर मैच्योरिटी डेट। अब देखो, तो यहाँ पे अभी पहले ये पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, कैश अगर पेमेंट करना है कंपनी को तो। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो रिडेम्पशन हो रहा है थ्रू कैश, यानी पेमेंट अगर कैश के थ्रू हो रहा है, तो ये कैश आउट ऑफ कैपिटल भी निकाला जा सकता है। ठीक, यानी कंपनी के प्रॉफिट्स से में से ना निकाल के हम क्या करें, कहाँ से करें, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो मान लेंगे ये रिडेम्पशन करने के लिए पैसा जो निकाला जा रहा है वो कहाँ से निकाला जा रहा है, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक, तो अब यहाँ पे कैपिटल से निकाला जाए या फिर पेमेंट किया जाए कहाँ से, प्रॉफिट से। आ रहा था, जो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स होंगे उससे जो कैश मिलेगा हमें, उससे हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करेंगे। ठीक, तो उसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे डिवेंचर्स का। तो अगर कैपिटल से या प्रॉफिट से निकाला जा रहा है, यानी कैश में रिडेम्पशन किया जा रहा है, अगर कैश पेमेंट के थ्रू रिडेम्पशन किया जा रहा है, तो कंपनी को मेंटेन करना पड़ेगा DRR। क्या मेंटेन करना पड़ेगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये शो करने के लिए कि हाँ उसके पास पैसा है। आ रहा समझ में? अब देखो, अगर प्रॉफिट से हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कि जितने भी डिवेंचर्स हमने इश्यू किए हैं उसका रिडेम्पशन करने के लिए। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे फाउंडेशन है कि कम से कम 100%, कम से कम का मतलब पूरा का पूरा 100% जो है, जितना भी डिवेंचर हमने कंपनी ने इश्यू किया है, अगर रिडेम्पशन करना है उसको आउट ऑफ प्रॉफिट से। कहाँ से करना है? आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो अगर प्रॉफिट से रिडेम्पशन करना है तो कंपनी को पूरा का पूरा DRR मेंटेन करना पड़ेगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा अप टू 100% ऑफ द इश्यू डिवेंचर्स। यानी जितने कंपनी ने डिवेंचर्स इश्यू किए हैं, मान लिया 10 लाख का डिवेंचर इश्यू किया है, तो कंपनी को DRR रिडेम्पशन से पहले मेंटेन करना पड़ेगा कितना, अप टू 100%, यानी 10 लाख का। ठीक, यहाँ पे रिडेम्पशन करने से पहले, यानी जिस डेट पे रिडेम्पशन हो रहा है उसके पहले जो भी वो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, या हो सकता है कि डिवेंचर का रिडेम्पशन फाइनेंशियल के एंड पे ही हो, तो जिस दिन हो रहा है उससे पहले, आ रहा समझ में, जो भी DRR मेंटेन करना है वो मेंटेन हो जाना चाहिए। आ रहा समझ में? अब उससे पहले कंपनी कभी भी करके रखे, अगर कुछ नहीं किए तो उस दिन
DRR मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम 100%। आ रहा था जिस दिन डिबेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर को, ठीक। और अगर कैपिटल से कर रही है, अगर कंपनी रिडेम्पशन कहाँ से कर रही है, आउट ऑफ कैपिटल, तो DRR मेंटेन करेगी कंपनी, लेकिन कितना परसेंट, बस 10% ऑफ इश्यूड डिबेंचर, ठीक। अब ये भी रिडेम्पशन के डेट से पहले करना है। अब मान लीजिए कि 10 लाख का डिबेंचर है, इश्यू किया गया था और 10% हमको ये DRR मेंटेन करना है क्योंकि कैपिटल से रिडेम्पशन हो रहा है, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख, यानी कितना DRR मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख। कहाँ से, हमारे प्रॉफिट से, ठीक है। यहाँ पे जो DRR मेंटेन होता है वो कहाँ से होता है, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, ये तो याद रहेगा। यानी हमको PL एलोकेशन जो हम बनाते हैं, यानी कि अब उसका नाम बदल गया है, स्टेटमेंट सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो भी हमारे पास सरप्लस होगा प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, उसी से DRR मेंटेन करेंगे हम, ठीक। अब एक चीज़ और है, कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है अप टू 15% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड, यानी जितने भी डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है कंपनी को, ठीक। जिस दिन भी रिडेम्पशन करना है उस दिन से पहले 30 अप्रैल को, ये डेट फिक्स किया गया है, कम से कम 30 अप्रैल, उस दिन से पहले 30 अप्रैल को कंपनी को रिडेम्पशन करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, कितना परसेंट, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम्ड। अब जैसे मान ली कंपनी ने इश्यू किया 10 लाख का डिबेंचर, ठीक है, और कंपनी को फिर 3 साल के बाद 2 लाख के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, तो कंपनी को 2 लाख के डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, DRR तो वो मेंटेन करेगा पूरा 10 लाख पे, और 2 लाख का रिडेम्पशन करना है, तो DRI जो है यानी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसको शॉर्ट में DRI लिखते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, कंपनी को कितना करना होगा, 15%, यानी 2 लाख का 15% कितना हुआ, 30,000। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि हो सकता है कि डिबेंचर्स इश्यू हुए हों और रिडेम्पशन इंस्टॉलमेंट में हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है ये जो रिडीम्ड अमाउंट होगा वो हमेशा इश्यूड अमाउंट से कम ही रहेगा, ठीक। तो डिबेंचर्स जितना रिडीम हो रहा है उतने का ही 15% DRI मेंटेन करना है, ये तो समझ में आ गया। और DRI मेंटेन करने के लिए कंडीशन ये है कि जिस दिन डिबेंचर इश्यूड, जिस दिन डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है उससे पहले DRI मेंटेन करना है आपको 30 अप्रैल को, ठीक। ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें हम लोग एक पॉइंट और जान लें, जो भी बैंकिंग और फाइनेंसिंग कंपनीज होंगी, चाहे वो डिबेंचर्स का रिडेम्पशन अपने प्रॉफिट से करें या फिर कैपिटल से, उनको DRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बैंकिंग और फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनको DRR मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और बताएं तुम लोगों को, ये अभी 10% हुआ है इस साल, इससे पहले ये 25% था और उससे पहले 50% था। तो जो नया वो सिलेबस है उसमें आपका DRR कितना मेंटेन करना है, जो नया एक्ट आया है उसमें DRR कितना मेंटेन करना है, रिवाइज्ड एक्ट में 10% ऑफ द इश्यूड डिबेंचर्स, ठीक। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या एंट्रीज होंगी इसमें, ये हम लोग जानेंगे। अब इसमें एंट्रीज क्या होंगी, अगर रिडेम्पशन थ्रू कैश हो रहा है तो इससे पहले हम लोग जान चुके कि DRR मेंटेन करना है, कैसे मेंटेन करना है। तो जो अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है तो 100% DRR मेंटेन करेंगे, और आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है तो DRR मेंटेन करेंगे 10% ऑफ द इश्यूड डिबेंचर्स। याद रखना ऑफ इश्यूड डिबेंचर्स है ये, ऑफ इश्यूड डिबेंचर्स। और ये किसका 15% ऑफ रिडीम्ड, फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ रिडीम्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट टू बी रिडीम्ड, ठीक। तो अब देखो सबसे पहले हम लोगों को एंट्री जब करनी होगी तो अगर DRR मेंटेन नहीं है तो डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के डेट से पहले DRR मेंटेन करना होगा। जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होगा उस ईयर पे, उससे पहले हम कभी भी DRR मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं मेंटेन है तो जिस दिन रिडेम्पशन हो रहा है उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हमको DRR मेंटेन करना होगा। और कहाँ से हम करेंगे, जो भी हमारे पास सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बैलेंस होगा उससे, ठीक। तो अब यहाँ पे जब अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे हम DRR में तो एंट्री हो जाएगी, कहाँ से ट्रांसफ़र करना है, PL से ट्रांसफ़र करना है। जो भी सरप्लस होगा इन स्टेटमेंट ऑफ PL, तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू DRR, ये हो गया। अब ये भी है कंडीशन कि जो भी
रिडेम्पशन करना है, जितने भी डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है उसके कम से कम 15% अप टू द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स रिडीम्ड इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा जाएगा हमारे पास से, और DRI डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, याद रखना ये रिडेम्पशन की डेट से पहले 30 अप्रैल तक हो जाना चाहिए। जिस दिन भी रिडेम्पशन हो रहा है उससे पहले वाले 30 अप्रैल की डेट तक हो जाना चाहिए। ठीक, तो मान लिया डिवेंचर हमारा 31 अक्टूबर को रिडीम हो रहा है तो ये 30 अप्रैल को करेंगे। मान लिया 31 मार्च को रिडीम हो रहा है, अगले साल 2019 में 31 मार्च को रिडीम हो रहा है, तो पिछले साल 30 अप्रैल 2018 को ये रिडेम्पशन कर देंगे, ये इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे। ठीक, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ये जो इन्वेस्ट किया गया था किस लिए किया गया था, ताकि जब रिडेम्पशन करना हो तो उस समय हमारे पास पैसा हो अवेलेबल, तो हम इस पैसे को रियलाइज़ करेंगे। जो भी हमारे पास जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और हो सकता है कि उसका फेस वैल्यू बढ़ गया हो या हो सकता है कि कम हो गया हो, तो जो फेस वैल्यू रहेगा, जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा, उसी पे हम क्या करेंगे, इसको रियलाइज़ करेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो जितना इन्वेस्ट किया था उतना ही हम क्या कर लेंगे, रियलाइज़ भी कर लेंगे। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, व्हेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज, तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब देखो डिवेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, यानी डिवेंचर्स को पे करना है डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स को हमें पे करना है। अब डिवेंचर्स को ड्यू करना है या रिडीम करना है। ठीक, रिडेम्पशन हो सकता है पार पे, रिडेम्पशन किस पे हो सकता है, या पार पे हो सकता है या फिर किस पे हो सकता है, प्रीमियम पे। अगर रिडेम्पशन पार पे है तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, पूरा का पूरा डिवेंचर होल्डर को हम पेमेंट कर देंगे। और अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, रिडेम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो याद रखना साथ में डिवेंचर्स के साथ साथ जो रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है वो प्रीमियम भी हमें पे करना है। तो प्रीमियम भी हम देंगे डिवेंचर होल्डर को, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ठीक, तो अब ये डिवेंचर के साथ साथ 100 रुपये का डिवेंचर है और 20% प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है, तो 100 और 20 120 रुपये पूरा डिवेंचर होल्डर को मिलेगा एक डिवेंचर का। तो ये हो गया डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगर रिडेम्पशन पार पे हो रहा है तो प्रीमियम नहीं रहेगा, यही सी बात है। अगर रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो प्रीमियम हम डेबिट कर देंगे। ठीक, अब देखो इसके बाद पेमेंट करना है, अमाउंट पे करना है किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो डिवेंचर होल्डर को अमाउंट पे करना है तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब देखो एक एंट्री और होगी, रिडेम्पशन के बाद जो भी डिवेंचर्स रिडीम हुए हैं, ठीक, उतने के बराबर का DRR का अमाउंट, जो भी प्रोपोर्शन रहेगा DRR का उतने का, वो हम क्या करेंगे, रिडेम्पशन के बाद ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, DRR का अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये पॉइंट जान लो। जैसे मान लिया कि 10 लाख का डिवेंचर इश्यू हुआ है, ठीक, तो 10 लाख का डिवेंचर इश्यू हुआ है तो DRR जब मेंटेन करेंगे और मान लिया आउट ऑफ कैपिटल है तो 10 लाख का 10% करेंगे। ठीक, अब रिडीम हुआ है इसमें से बस 2 लाख डिवेंचर, DRI मेंटेन करेंगे तो कितने का मेंटेन करेंगे, 2 लाख का। ये मेंटेन करेंगे तो 10 लाख का 10% यानी कितना मेंटेन करेंगे, 1 लाख। ठीक, और DRI रिडेम्पशन हुआ है, इश्यूड 10 लाख थे और रिडीम कितने हुए हैं, 2 लाख। रिडीम 2 लाख करना है तो DRI हम मेंटेन करेंगे 2 लाख का 15% यानी कितने का, 30,000। ठीक, और अब रिडेम्पशन, उसके बाद डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाएगा, हम कर लेंगे आराम से। इसके बाद रिजर्व जो ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में, डिवेंचर जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे ये जान लो। तो अब रिडेम्पशन बस 1/5 का ही किया गया है ना, हमने 10 लाख का 10% 1 लाख क्या किया था, DRR मेंटेन किया था। अब रिडेम्पशन हो रहा है बस कितने का, 2 लाख का। तो DRR का जो बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व में वो 2 लाख का 10% करेंगे, यानी कितना ट्रांसफ़र होगा, 20,000। आगे समझ में DRR कितना, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, 20,000। ये समझ में आ गया है पॉइंट। तो अब इसको ये इंक्रीज़ होती हैं रिडेम्पशन की, और इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं। अगर इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन हो रहा है
तो क्या उसमें चेंजिंग होगी, ये अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन हम लोग जान लें कि रिडेम्पशन अगर हो रहा है तो क्या कैसे करना है क्वेश्चन हमें, और क्या किस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो समझ में तो आ ही गया है, तो अब क्वेश्चन एक कर लेंगे हम लोग तो ज़्यादा बेटर वो समझ में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक। और इस चैनल सब्सक्राइब करो तुम लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को।